नमस्ते शिक्षार्थी, कैसे आप सभी। ऊंची उड़ान वादा सफलता के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सबों का बहुत 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 हार्दिक दिल से स्वागत है। आज आपके लिए हम सेट नंबर जो है वह 36 लेके आए हैं। थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी सेट जो है शनिवार को कराया जा चुका है और आज आपको मिल रहा है, लेकिन आज से कल तक में सब कुछ जो है आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जो है आज जिस सेट का बात करेंगे उसका सबसे पहला पोर्शन पे हम लोग बात करेंगे जो कि आपका पॉलिटिकल करंट अफेयर का पोर्शन होता है। फिर आपको पता होगा कि ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन होता है। फिर उसके बाद आपको आदित्य सर और फिर मनोज सर आपको साथ लेके चलेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर भोपाल? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, जो कि पता होगा गुजरात में है। गुजरात में है ये। सबसे बड़ा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि खेल परिसर का जो है उद्घाटन किया गया है। अगर इसके कुल लागत का बात करेंगे तो 825 करोड़ के लागत से जो है इसको बनाया गया है और इसका जो है उद्घाटन किया गया। तो उस समय खेल मंत्री जो थे हमारे केंद्रीय स्तर पे मनसुख मंडाविया वो भी उपस्थित थे और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल वो भी उपस्थित थे। तो यानी कि मनसुख मंडाविया जो कि प्लस भूपेंद्र पटेल जो है, इन दोनों की उपस्थिति के साथ कौन गृह मंत्री ने क्या किया? इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ। हाल ही में भारत सहित विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये जो मनाया गया अभी, तो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जो है ये मनाया कब गया? तो आंसर है आपको 26 जनवरी, 15 अगस्त, 15 सितंबर या 26 नवंबर। तो आंसर हो जाएगा आपका 15 सितंबर। याद रखिएगा यूएनओ ने मतलब जो है उसने क्या किया कि 2007 में इसकी स्थापना की है और 2007 से इसको बनाए जाने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को लेकर के साथ जागरूकता आई और साल 2008 से, याद रखिए कब से? साल 2008 से क्या किया जाता है कि इसको मनाया जाता है। हर साल जो है साल 2008 से ये मनाया जा रहा है। और यूएनओ आप जानते होंगे जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है, आप सभी जानते होंगे। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। हाल ही में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये जो अभियान है, जो स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, आप सब समझ रहे होंगे कि महिलाओं के स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। महिलाओं की स्थिति को सुधारने को लेकर के, ताकि हमारी नारी स्वस्थ बनेगी तो समाज भी कैसा होगा? सशक्त होगा। तो ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 17 सितंबर, जो कि उनका याद करिए बर्थ भी है। उसी दिन उन्होंने ये प्रोग्राम लाया और ऐसा माना गया कि 2047 तक जो है क्या करना है? महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना है ताकि समाज हमारा और बेहतर हो सके। तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL जिसको कहते हैं का मुख्य प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी जो भारत की राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम के साथ जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको RR केबल जो है, ये जो है इसके साथ जुड़ी है। और ये जो गेम है एक इंडोर लीग है, मतलब ये इंडोर गेम है एक तरह से आप समझिए। और ये इसका जो PVL हो रहा है, इसका जो बना है कंपनी वो कौन? RR केबल जो है ये कंपनी इसका बना है। इसके बाद हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर लगाने की घोषणा की है? तो ये जो है यूएस का, याद रखिएगा किसका? यूएस का जो नासा है, आप जानते होंगे जो अंतरिक्ष के सेक्टर में काम करता है, जो नासा 1950 में बनाया गया था यूएस में। उसका ये टारगेट ये है कि यूएस की जो है नासा, उसका टारगेट है कि परमाणु रिएक्टर जो है वो कहाँ पे? तो चंद्रमा पे परमाणु रिएक्टर बनाया जाएगा, जहां पर लगभग अभी वर्तमान में 100 वाट का जो है वो एनर्जी जनरेट किया जाएगा। फिर एक और टारगेट ये भी है कि आने वाले समय में 10 साल के बाद यानी 2036 तक रूस और चीन भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है और इसने दोनों टारगेट बनाया है, रूस और चीन ने, कि 2036 तक ये भी क्या करेगा? चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर जो है वो काम करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विरासत के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में विस्तार के बाद एक्सट्रीमली सॉरी,
नागार्जुन सागर सैलम टाइगर रिजर्व, ये तो याद रखिए सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व यही है ना। भारत में अगर सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का बात करेगा तो वो यही है। जो दूसरा भी सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है वो कौन बना है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। नागार्जुन का बात करेंगे तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, ये याद रख लीजिएगा। कहाँ पर है ये? तो ये आंध्र प्रदेश में है, जो कि सबसे बड़ा है। सुंदरबन जो है अब इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वो टाइगर रिजर्व बन चुका है, ये दिमाग में बात को बैठा लीजिएगा। अगर पूछा भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो कुल वर्तमान में भी 58 टाइगर रिजर्व हैं, याद रख लीजिएगा, दिमाग में इस बात को बैठा लीजिएगा। और एक और बात समझ लीजिए कि भारत में टाइगर रिजर्व की जो शुरुआत हुई, यानी आपसे पूछे कब से टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को लाया गया, तो साल 1973 से जो है वो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को लाया गया। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। वहीं अगर हम बात करेंगे क्या नाम है आपको क्या नाम है सुंदरबन का, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? दूसरा सबसे बड़ा बन जाएगा, दिमाग बैठा लीजिएगा, दूसरा सबसे बड़ा बन जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और वितरण सिंडिकेट के खिलाफ रेनबो, ऑपरेशन रेनबो किसने चलाया है? तो ये जो ऑपरेशन रेनबो चलाया है ये राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है, क्योंकि हाल ही में कई जगहों पर एक मिनट, कई जगहों पर जो है कई तरह के ड्रग्स से संबंधित जो है वह तस्करी से संबंधित कार्य चल रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है आपको ऑपरेशन रेनबो चलाया गया। तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा ये चलाया गया, ये इसलिए ताकि जो है मादक पदार्थ या इसका जो तस्करी हो रहा है उसका भंडाफोड़ किया जा सके। अगस्त 2025 में जो है इसको चलाया गया, अगस्त 2025 में। फिर पूछ रहे हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये किसने घोषणा किया? तो ये भी दिमाग बैठा लीजिए, ये किसने घोषणा किया है? तो रविंद्र चंद्र अश्विन जो है इन्होंने घोषणा किया अगस्त में 2025 में कि वो क्या करेंगे? आईपीएल से भी संन्यास लेंगे। ऐसे 2024 में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया था और आईपीएल से इन्होंने 2025 में घोषणा किया। हाल ही में दुनिया का पहला एआई संचालित जहाज किस देश में लॉन्च किया गया? ऐसे देखिए एआई जहाज को लेकर के कई देश इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे पहला अगर बात करेंगे अभी तो वो जर्मनी का बात करेंगे। जर्मनी जो है अभी CA1 जो है वह एक CA1 यूरोपा, याद रखिएगा CA1 यूरोपा जो है वो एक जहाज बना रहा है, लड़ाकू विमान जहाज है ये, याद रखिएगा कौन सा? लड़ाकू विमान का जहाज है ये, और इसको ये बना रहा है जो मानव रहित होगा, और ये खुद ही जो है एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसको चलाया जाएगा और मानव रहित होगा, और ये पूरी तरह से एआई से कनेक्टेड होगा, एआई से जो है ये चलाया जाएगा। ये कब? अक्टूबर 2025 में इसको किया गया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये आपको बन गए कौन? महेंद्र सिंह धोनी। अभी हाल ही में हॉल ऑफ फेम जो होता है क्रिकेट के सबसे बड़ी रिटायर होने के बाद लगभग 5 साल के बाद जो सबसे बड़ी शख्सियत होती है, हैसियत वाले होते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भारत के महेंद्र सिंह धोनी जो है ये उसके 11वें बन चुके हैं। और अगर हम बात करेंगे हॉल ऑफ फेम जो है इस साल जो है वो जो 2000 ये जो दिया गया अभी हाल में वो 7 खिलाड़ियों को दिया गया। किसको दिया गया? 7 के, जिसमें से धोनी है, हसीन आमला का नाम सुने होंगे दक्षिण अफ्रीका के, वो हैं। साथ ही साथ आप नाम सुने होंगे मैथ्यू हेडन, वो हैं। साथ ही साथ आप ग्रिम स्मिथ का नाम सुने होंगे, वो हैं। साथ ही साथ डैनियल विटोरी का नाम सुने होंगे, वो हैं। इसके अलावा सना मीर जो है, कुछ वुमेन क्रिकेटर भी हैं, सना मीर हैं, फिर सारा टेलर हैं। तो कुल मिलाकर के 7 को दिया गया था, उनमें से एक महेंद्र सिंह धोनी भी हैं, याद रख लीजिएगा। अच्छा ये कब से दिया जा रहा है हॉल ऑफ फेम? तो साल 2009 से ये हॉल ऑफ फेम जो है वह दिया जाता है। इसके बाद हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक उपग्रह मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? तो मंगल ग्रह पर जो भेजने की घोषणा की गई है ये नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा। और जो मिशन का नाम है वो है ESCAPADE, ये एक मिशन है। इस मिशन के तहत जो है मंगल ग्रह पर जो चुंबकीय वातावरण है उसको देखरेख करना, और इसके साथ जो है 2 उपग्रह जाएंगे। इसके साथ कितने? 2 उपग्रह जाएंगे, ताकि वहां पर थोड़ा सा और मंगल पर खोजबीन छानबीन चल सके। तो इसको लेकर के ये किया जाएगा। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला महिला T20 विश्व कप दृष्टिबाधित जो क्रिकेट है उसका आयोजन कौन सा देश किया? ये हो चुका है, अभी चल रहा है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो है भारत और श्रीलंका दोनों मिल करके ये दृष्टिबाधित किया। अभी तक भारत ने इसको 3 बार जो है कप जीत चुका है। अभी 2025 में जो गेम चल रहा है
इसमें भी भारत की परसेंटेज बहुत बेहतर है कि वो जीत सकता है। हाल ही में अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान शक्ति, यानी ये जो चक्रवाती तूफान आया जिसका नाम है चक्रवाती शक्ति, जो है वह किस भारतीय राज्य को प्रभावित किया? तो चूंकि अरब सागर में आया है तो आपको पता होना चाहिए ये जो तूफानी शक्ति आई है यह अरब सागर में है, तो अरब सागर से सटा हुआ अगर हम राज्य का बात करेंगे तो केरल हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, नहीं लेकिन नहीं हो सकता है, आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता है, गुजरात और क्या हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में जो है इससे नुकसान ज्यादा हुआ है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। हाल ही में भारत ने विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में टोटल 22 पदक जीते हैं। दिमाग बैठा लीजिए, कितने पदक? 22 पदक। और इस 22 को आप क्या करेंगे, बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जिसमें 6 स्वर्ण पदक जीता है, 6 स्वर्ण प्लस अगर बात करेंगे तो 9 जो है वह रजत जीता है, 9 रजत, और 7 जो है 9 7 9 6 15 और 7 जो है वह कांस्य पदक जीता है भारत। और इसके साथ भारत जो है वह 10th रैंक जो है वो हासिल किया। कौन सा रैंक? 10th रैंक हासिल किया। और ये कब से? तो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये गेम चला था। दिमाग में बैठा लीजिएगा ये भी, कब से कब तक? तो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये गेम चला था। कहां पे? तो नई दिल्ली में। कहां पे? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में वर्ष 2025 का फिजियोलॉजी मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप समझिएगा, फिजियोलॉजी में किन्हें दिया गया है? तो ये ऑप्शन है मैरी ई बुर्को, फेडरिक जेरेमल्सन, सेमंस, ये तो ये जो है आपको ऊपर ये जो है यही ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर 16 नंबर का बात करेंगे। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए भारत को ह्यूमनाइड, याद रखिएगा, गगनयान के लिए जो ह्यूमनाइड रोबोट, यानी कि ह्यूमनाइड रोबोट जो बनाया जा रहा है वह पूछ रहा है कि कौन सा है। तो वो जो ह्यूमनाइड रोबोट है उसका नाम व्योम मित्र है, याद रखिएगा। व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष, याद रखिएगा, व्योम का मतलब होता है अंतरिक्ष, और मित्र मतलब होता है दोस्त। तो अंतरिक्ष में जाने वाला दोस्त आप कह सकते हैं इसको। तो ये जो है इसरो के द्वारा, याद रखिए, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा ह्यूमनाइड रोबोट जो है ये बनाया जा रहा है। और ये बनाया क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो है गगनयान, अंतरिक्ष जो हम लोग जो ले जाने वाले हैं, तो उसी में ये रोबोट को क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि जो इसरो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा, व्योम मित्र को क्या किया जा रहा है? भेजा जा रहा है। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन वैज्ञानिक उन्नयन योजना, जिसको पीएम सेतु योजना कहते हैं, उसका शुभारंभ किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया। कब क्या किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। कहा जाता है कि लगभग 60,000 करोड़ की लागत से जो है इसकी शुरुआत की गई है। ये दिमाग बैठा लीजिएगा। और इसमें ये टारगेट रखा गया है कि लगभग जो है 1000 सरकारी औद्योगिक जो है, जिसको आप ITI बोलते हैं, वो खोला जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को प्रशिक्षण मिल सके और युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र ओपन किया जा सके। नेपाल की पहली महिला अभी जो प्रधानमंत्री बनी है वो कौन बनी है? तो ये बनी है सुशीला कार्की, जो है ये अभी हाल ही में जो है यह एक पदभार संभाली है। तो वो हो जाएगी कौन? अंतरिम सरकार की पदभार संभाली है सुशीला कार्की। G20 की जो 21वीं शिखर सम्मेलन है किस देश में होगा? तो G20 का जो 21वां शिखर सम्मेलन होने वाला है वो अमेरिका में होने वाला। दिमाग बैठा लिए, कहाँ होने वाला है? अमेरिका में होने वाला है। कब? 2026 में, 2026 में। ये दिमाग बात बैठा लीजिएगा। G20 की स्थापना कब हुई? तो ये याद रखिएगा, साल 1999 में G20 की स्थापना होती है। अभी वर्तमान में इसमें G20 में 21वां देश जो है वो अफ्रीका बन गया। 21वां देश जो बना है वो कौन बन गया? अभी अफ्रीका बन गया है। और एक और बात समझिए, G20 का जो 20वां सम्मेलन हुआ था, 20वां सम्मेलन वो अफ्रीका में ही हुआ था। 19वां ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और अभी जो 21वां होने वाला है वो कहां पे? वो अमेरिका में होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बिग डीपर नक्षत्र जो है वह एक तारामंडल है जो सबसे चमकीले तारों में है, वह कौन सा है? तो बिग डीपर एक उर्सा मेजर है, याद रखिए, कौन सा? उर्सा मेजर है, जो कि कहा जाता है कि सबसे चमकीले तारों का एक समूह है, जो कि एक नक्षत्र है। और इससे रिलेटेड एक ये भी कहा जाता है कि मतलब आप यूं समझिए कि क्या नाम है, हाँ चलिए ठीक है। तो ये क्या है आपका? क्या क्वेश्चन कोई छूट गया क्या? मेरे हिसाब से क्वेश्चन छूट रहा है लगता है ऊपर। क्या, इसको पहले देख लेते फिर ऊपर चलते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बिग डीपर क्या है? उर्सा मेजर है, जो कि भालू के शेप जैसा जो है उसका आकृति बना हुआ है ना।
एक ऊपर छूट गया आपका कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित जो चिप है उसका नाम क्या है। स्वदेशी निर्मित चिप जो है वो विक्रम है, याद रखिएगा कौन सा है, विक्रम है। ये चिप जो है वो विक्रम बनाया गया, जो कि कहा जाता है कि 32 बिट जो है उसका एक तरह से कैपेसिटी है, जिसको आप माइक्रो सॉफ्टवेयर या फिर आप माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आप कह सकते हैं। कितना, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये दिमाग बैठा लीजिएगा। और ये रॉकेट में या फिर जो मिसाइल लॉन्च किया जाएगा उसमें ये चिप का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। और ये स्वदेशी है, जिससे उसका आंकड़ा जो है वह एकत्रित कर सके। किस ग्रह पर 300 वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी पर दोगुने चौड़े घूमते हुए मतलब पृथ्वी से भी दोगुना बड़ा घूमता हुआ अंडाकार बादल के रूप में एक रेड स्पॉट, यानी एक रेड स्पॉट मिला है। और ये बहुत पहले से स्पॉट देखा जा रहा है। पूछा गया कि ये किस पर है, तो ये बृहस्पति पर है। याद रखिए किस पर है, ये बृहस्पति पर है। कहा जाता है कि सौरमंडल में जो है ये सबसे बड़ा एक ग्रेट रेड स्पॉट है, जो कि पृथ्वी से दोगुना आकार का है। और इसे कब देखा गया था, तो 1665 ईस्वी में इसे पहली बार देखा गया था, तब से ये देखने को मिल रहा है। और ये कहा जाता है कि यह पृथ्वी से दोगुना चौड़े घूमते हुए क्या, अंडाकार बादल के रूप में ये एक बना हुआ है, ठीक है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान भी एक माना जाता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा स्पॉट भी माना जाता है। ऐसा कारक की पहचान करें जो समुद्री जल के तापमान को निर्धारित नहीं करता है। तो समुद्री जल का तापमान जो होता है वह भूमि और जल का असमान वितरण प्रभावित करता है, अक्षांश भी प्रभावित करता है, महासागरीय धारा भी प्रभावित करता है। देशांतर जो है वो प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि देशांतर जो है वह एक जैसा होने पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए या अलग अलग होने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसके अलावा चलते हैं, आपको यहाँ पे कॉलम मिलाना है। कॉलम में आपको कह रहा है कि कौन सा कॉलम इसमें सही है, ये आपको ऑप्शन मिलाना है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 24। आइए 24 का क्या ऑप्शन सही है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो 47% हो जाएगा, तो एक का सी ऑप्शन वाला ये है और ये है। दूसरा ऑप्शन जो है वह आपको क्या नाम है, सिलिकॉन जो है वो 28% है, तो दो का बी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 24 का क्या कर लीजिएगा, सी कर लीजिएगा। चलिए 25, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि केन नदी जो है भारत के बुंदेलखंड, याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश है उसके बुंदेलखंड से निकलते हुए ये निकलती है वहां से, और पूछ रहा है कि दो राज्य में, तो ये कहां से बहती है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से ये नदी बहती है। 724 किलोमीटर की ये नदी है, और ये यमुना की सहायक नदी है। ये याद रखिए किसकी नदी है, तो यमुना की जो है ये सहायक नदी है। यमुना में आकर के ये नदी क्या हो जाती है, उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। कौन सा ग्लेशियर जो है गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो ये काली नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी जो है वह कौन, मिलम ग्लेशियर जो है, ये कहा जाता है कि इसका स्रोत जो है कौन है, तो गौरी गंगा नदी का स्रोत है, जो काली नदी का एक प्रमुख सहायक नदी है, तो ये मिलम ग्लेशियर हो जाएगा। अगर वही हम टिपरा का बात करेंगे, दिमाग बैठा लीजिएगा, अगर टिपरा का बात करेंगे तो पुष्पावती नदी जो है वो उससे ये निकलती है, इससे एक नदी निकलती है पुष्पावती, जो बाद में जाके अलकनंदा से मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करेंगे नामिक ग्लेशियर, दिमाग बैठाएगा, नामिक ग्लेशियर से राम गंगा निकलती है। कौन गंगा, राम गंगा इसी से निकलती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कफनी ग्लेशियर से, तो कफनी से कफनी नदी ही निकलती है, कफनी नदी ही निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि संबंधी दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्य कृषि की विशेषता नहीं है, तो वाणिज्य कृषि की विशेषता नहीं है, झूम की खेती जो है वाणिज्य कृषि की विशेषता नहीं है, जिसमें बहुत एक्सपेंस जाता है, पैसा खर्च होता है। बाकी सब चीजों में आपको वाणिज्य कृषि देखने को मिल जाएगा। पंजाब में वर्षा के कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवात में किन फसलों को लाभ होता है, तो ये हो जाता है आपको पंजाब में ना, पंजाब में पूछा जाए किन फसलों को लाभ हो जाता है, तो रवि की फसल को क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है ना, इससे रवि की फसल को क्या होता है, लाभ होता है। वहीं पे 30 का बात करेंगे तो मृदा और तलछट के संदूषक के सांद्रता, यानी किसी का भी सांद्रता जब मापना होता है तो हम लोग पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब उसमें कितने मिले हुए अन्य पदार्थ, उसके हिसाब से इसको मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेख जो है वह मूल रूप से भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा गया था, मतलब भारत के संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा, तो वसंत कृष्ण वैद्य ने क्या किया था, इसका हिंदी लिखा था। वहीं अगर अंग्रेजी बात करेगा तो अंग्रेजी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया था, इसको इंग्लिश में लिखा था। ये दिमाग बैठा लीजिए, इंग्लिश में इन्होंने लिखा था और हिंदी में इन्होंने लिखा था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वह पंचायत राज से संबंधित है, आपसे ऑप्शन दे रहा है कि पंचायत राज से संबंधित कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा 9 जो है वह पंचायत राज से आपको संबंधित देखने को मिल जाता है, आप जानते होंगे।
4 तो जानते हैं नीति निषेध तत्व से, 7 को हटा दिया गया, 10 जो है वो विशेष कुछ अनुसूचित जाति जनजाति इन सब क्षेत्रों से संबंधित बात करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विवेकाधीन शक्ति के साथ भारत सर्वोच्च न्यायालय यौन कार्य पेशे के रूप में मान्यता दिया? जो यौन कार्य होता है उसको पेशे के रूप में पूछा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत यौन कार्य पेशा को जो है वो मान्यता दिया गया है। तो 140, 142, 141 या 143, 142 के तहत जो है इसे यौन शोषण का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार भाग 3 में है और ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक का बात करता है, 12 से लेकर के 35 तक का। अनुच्छेद के 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अपने पद शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों को पालन करने किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं है? अनुच्छेद अगर 361 का बात करेगा तो वह अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल जो होते हैं वह किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होते। राज्य के नीतिगत तत्व सिद्धांत में किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता के सभी मातृत्व लाभ प्राप्त होंगे? ये कौन सा बात करता है? तो अनुच्छेद 42 जो होता है वो मातृत्व लाभ का बात कर देता है, ठीक है। बाकी सब जो है यूसीसी से रिलेटेड बात कर देता है, शिक्षा जो है बच्चों को दी जानी चाहिए उससे रिलेटेड ये बात कर देता है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान का भाग जो 6 है, एक सेकेंड रुकेंगे, चले, हाँ ठीक है। भारतीय संविधान के भाग जो 16 है वो किससे संबंधित है? तो भाग 16 जो कहता है वो कुछ वर्गों के विशेष प्रावधान का जो है वो बात करता है, अलग से जो सीट रिजर्व किया जाता है उससे ये संबंधित बात करता है। उसके बाद पूछ रहा है आपको कि क्या नाम है, भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस जीएसटी परिषद की जो है स्थापना का बात करता है? जीएसटी परिषद की स्थापना ये 279 का ए कहता है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में बना और इसी के बाद जो है पता होगा आपको तेलंगाना जो है वो एक नया राज्य के रूप में आया। मौलिक कर्तव्य है वह कानूनी द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखा जा सकता है, क्योंकि ये वैधानिक है। चूंकि ये वैधानिक है इसलिए ये हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से आपको लेकर के चलेंगे आदित्य सर और फिर मनोज सर। मिलते हैं ऊंची उड़ान वादा सफलता का। नमस्कार, ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। से 36वां कर रहे हैं, 35 तक हो चुका है। जिस लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ जा कर के पहले एक बारी कर लीजिए। हम लोग अभी तक 40 नंबर तक आई थिंक देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ तक सुमित सर हम लोगों को ज्योग्राफी, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और करंट के कुछ चीज़ों को बात कर लिए हैं। मैं आदित्य गौरव ऊंची उड़ान सफलता वादा का प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और अब हम लोग इतिहास के साथ कुछ अर्थशास्त्र की बातें करेंगे। तो शुरुआत 41वें नंबर से होगी अर्थशास्त्र के क्वेश्चन के साथ कि जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तब बजट में क्या हो जाता है। मतलब क्या है, समझना है कि हम लोग जब खर्च कर रहे हैं किसी भी खाते, मतलब कि अगर एक जो भी भारत के पास बजट में पैसे का एक निर्धारित पैसा जमा किया गया, बताया गया है कि इतने रुपए खर्च होंगे, मान के चलिए 100 रुपये खर्च होंगे, लेकिन अगर कर हमारे पास 120 रुपये आ गया, कर संग्रह हमारा बढ़ गया, ठीक है, कर संग्रह अगर व्यय से अधिक हो गया तब पैसा क्या होगा मेरा, 20 रुपया क्या होगा मेरा, शेष बच जाएगा। प्लीज़ फिर से ध्यान को समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कर संग्रह मतलब जो पैसे आ रहे हैं वो अगर बढ़ गए जितना व्यय होने वाला है उससे। मेरे पापा हमको 100 रुपये दिए थे लेकिन हम उसमें से 80 रुपये ही खर्च कर रहे हैं और खर्च से ज़्यादा मेरे पास पैसा मौजूद है, तो हमारे पास क्या होगा, मेरे पास शेष बचेगा। तो शेष बचना क्या है, घाटा नहीं होगा, आर्थिक प्रसार नहीं होगा, संतुलन ही रहेगा, नहीं, हमारे पास अधिशेष बच जाएगा। ठीक है, तो अधिशेष इसका राइट आंसर होगा। आते हैं राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद 2004 से संशोधित करके 2015 से कितना कर दिया गया था। मतलब 2004 से संशोधित किया गया और उसके बाद उसको बदल करके कितना कर दिया गया, तो 2011 या 12 कर दिया गया था। ध्यान रखना है कि इस पहले जो निर्धारित थी वो अलग टाइमलाइन थी, फिर 15 से उसको हटा करके 2011 और 12 कर दिया गया था। आते हैं तीसरे नंबर सवाल के ऊपर। 43वां नंबर सवाल जो है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से कौन प्रकाशित करता है। जो आर्थिक सर्वेक्षण है कि क्या पैसा सही से चल रही है या नहीं चल रही है, आर्थिक मामले
कितने बजट में हैं, क्या हम लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका पूरी घोषणा वित्त मंत्रालय के द्वारा, फिनांस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। आते हैं, वाणिज्य बैंक अपनी जमा राशि आरबीआई के पास रखती है। सही बात है, जितने भी बैंकें हैं वो अपने जो राशि है वो मतलब कि आरबीआई के पास रख देती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पैसा वो रख देती है, और ये पैसा रखने के बाद उसको सीआरआर के तहत, ठीक है, बैंक पैसा वापस करती है सीआरआर के तहत। तो ये क्या है, हमारा रिजर्व है। ठीक है, पैसा वो क्या रह गया, वो रिजर्व रह गया। जमाओं को जो पैसा रख रहे हैं उस जमाओं को क्या कहा जाता है, उसको रिजर्व कहा जाता है, क्योंकि वो पैसा क्या किया, उनके पास रिजर्व रखी है, रिजर्व होगा इसका राइट आंसर। आते हैं, जब मुद्रा का वास्तविक मूल्य मौद्रिक मूल्य से कम हो जाता है तब इसको क्या कहते हैं। जब मूल्य हमारा क्या हो जाए, कम होने लग जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको साख कर कहेंगे। ठीक है, हम उसको साख कर कहेंगे, क्योंकि मेरा मुद्रा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक अल्पन्यूरियम कोड है जो विशिष्ट रूप से एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने के लिए बैंक शाखाएं के द्वारा बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है। एक ये होता है जिसके तहत भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड कहा जाता है जिसको, और एनईएफटी का ये होता है तो इसको कहते हैं भारतीय प्रणाली कोड। ठीक है, भारतीय प्रणाली कोड कह के इसको पुकारा जाता है, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। और हर बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तभी हमको एक कोड मिलता है, और इसी कोड के तहत हम आरटीजीएस करना हो या अपने अकाउंट में खाता में पैसा मंगाना हो तो उसमें जो हम लोग काम करते हैं वो क्या होता है, आईएफसी कोड। ठीक है, आईएफएससी कोड कहते हैं, भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड इसका नाम है। ठीक है, तो आईएफसी का काम उसी कारण से देखने को मिलता है। आते, निम्न में से किस निकाय का संबंध मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने में है। तो ये जो एक प्रणाली है वो 1989 में इसको बनाया गया था। ठीक है, 1989 में इसको बनाया गया था। G7 जो G7 समिट में इसकी बात की गई थी। तो FATF जो है हमारा FATF, इसी का काम होता है कि वो जितने भी वित्तीय प्रणाली हैं उनकी अखंडता को बनाए रखे, उनकी अखंडता को बनाए रखना ही उनका काम होता है। ठीक है, तो आगे आते हैं कि कौन सा जो ये है करेंसी भारत में, बता दे FATF का काम क्या क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग जो होता है ना, जो पैसे कट जाते हैं किसी के बैंक से उड़ जाते हैं, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम पूरी FATF ही देखती है। पूरी FATF के हाथ में ये बागडोर रहता है, वही सारा कुछ देख रही होती है। कौन सा बैंक में भारत का करेंसी का नोट छपता है, ये तो सब कोई सही मारे होंगे, कोई भी गलत नहीं किए होंगे कि भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। और वो अब कहा जाए कि क्यों नहीं नोट ज़्यादा छापती है, क्योंकि उससे आर्थिक संतुलन भारत का बिगड़ जाएगा और एक समय भारत बहुत ही गरीब देश बन जाएगा। अफ्रीका का वेनेजुला करके कंट्री हुआ करता था जहाँ हद से ज़्यादा पैसे नोट को छाप दिया गया, फिर वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो इसी कारण से आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व के बैंक के पास इतना अधिकार है कि वो पैसे छाप सकती है। तो सिर्फ एक ही बैंक के पास वो अधिकार है, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिकार है। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन है। तो ओवरसीज बैंक की स्थापना की गई, जिसको इंटरनेशनल बैंक कह के भी पुकार रहे हैं, और इसकी स्थापना के बाद हमें देखने को मिलता है कि भारत में अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार भी होता है। तो 1937 में इसकी स्थापना की जाती है, और इस करते हैं एम चिदम्बरम चिट्टियार। ठीक है, एम चिदम्बर चिट्टियार के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है 1937 में। ठीक है, फरवरी, ठीक है, फरवरी का महीना था, उस समय में इसकी स्थापना की गई है। तो ध्यान रखना है, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी केंद्र एजेंसी भारत में आवास क्षेत्र में विनियमित करती है तथा इस पर निगरानी रखती है। तो एक ही चीज़ है, सेबी है हमारा, जो क्या करती है, सारे चीज़ के ऊपर निगरानी रखती है। एक एजेंसी है जिनके द्वारा पूरी ये निगरानी रखा जाता है कि क्या सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विनियमित करने के लिए आवास क्षेत्र में, सेबी सारे क्षेत्र में रखती है, लेकिन 2016 से यही सारे सवाल को ध्यान रखना है कि 2016 से इस चीज़ों को चेंज करके इसको रेरा के ऊपर दे दिया गया है। रेरा ही सारे चीज़ों पर नियंत्रण रखती है। तो राइट आंसर क्या होगा, रेरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कस्बों में और शहरों की प्रमुख वास्तुकला किस क्षेत्र में देखने को मिलती है।
तो सबसे ज़्यादा वास्तुकला क्या था? जब भी कभी भी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ रहे हैं, सिंधु घाटी जो हमारे भारत के सबसे प्राचीनतम सभ्यता में एक माना जा रहा है, बहुत लंबे समय से एक नगरीकरण सभ्यता हम लोग कह रहे हैं। तो क्यों हम इसको नगरीकरण सभ्यता कह रहे हैं? क्या खास है इसमें? क्या यहाँ पे पिरामिड था? तो नहीं, यहाँ पिरामिड नहीं। स्तूप तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, भारत का बहुत लेट आया है। यहाँ बात किया जा रहा है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सजावटी मेहराब, इस समय मेहराब का कोई ये देखने को नहीं मिलता हमको स्ट्रक्चर भारत के क्षेत्रों में। तो ध्यान रखना, यहाँ पे गढ़ हमें देखने को मिला है। गढ़ क्या है? एक ऊंचा स्थान जहाँ पे राजा या फिर कोई शासित वर्ग रहता होगा, कोई अमीर वर्ग रहता होगा। तो दो भाग में ये बटा हुआ था, एक दुर्ग और एक निचला शहर, एक गढ़ और एक निचला शहर। माना जाता है जो शासन कर रहे होंगे ऊपर रहते होंगे, जो नहीं कर रहे होंगे नीचे वाले शहर में रहते होंगे। तो इसकी जो सबसे प्रमुख खासियत क्या है? वो गढ़ इसकी सबसे प्रमुख खासियत हमें देखने को मिलती है। आगे आते हैं, किस ऋग्वेद देवता के ईश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ माना जाता है? मतलब मनुष्य को अगर ईश्वर से मिलना है तो उनके बीच के कौन देवता को माना जाता है? मध्यस्थ किसको माना जाता है? इंटरमीडिएटरीज किसको माना जाता है? तो ध्यान देना है यहाँ पर, इंद्र, अग्नि, वरुण या यम। आप कभी भी हवन करते होंगे, कभी भी यज्ञ करते होंगे, तो आप अग्नि में आहुति डालते हैं। आपको जो भी मनोकामना है या भी जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं, तो उस अग्नि में अपने मैसेज को पहुंचाते हैं, अग्नि में ही अपने बातों को रखते हैं। फिर वही अग्नि ऊपर जाती है और माना जाता है कि हमने जो भी मांगा है वो ऊपर देवता से मिल जाएगा। तो अग्नि देवता ही होते हैं जो कि भगवान और ईश्वर के बीच मध्यस्थ माने जाते हैं। तो अग्नि हमारा राइट आंसर होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बड़ा इजी सवाल है 53 नंबर, कि गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण का आरंभ कब हुआ? द्वितीय नगरीकरण क्यों कह रहे हैं? ध्यान रखना है, क्योंकि 2600 से जो हमें देखने को मिल रहा है 1900 तक या 1700 तक सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है कि वो शहरीकरण सभ्यता थी, वो शहरी जीवन प्रणाली थी। लेकिन वैदिक सभ्यता जो 1500 से चल रही थी उसे ग्रामीण सभ्यता कह के पुकारा गया। प्लीज ये सब कॉपी में लिख लीजिएगा कि वैदिक सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता कह के पुकारते हैं कि वो ग्रामीणों की सभ्यता रही है। तो इसी कारण से फिर से एक बार नगरीकरण हुआ और ये नगरीकरण हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें महाजनपदों का निर्माण दिखता है और इसी महाजनपद में मगध भी आते हैं और इसी मगध सब में हम देखते क्या है कि यहाँ पर नगरीकरण हो चुका है। तो द्वितीय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हमें नजर आता है क्या कि एक बार फिर से नगरीकरण हो रहा है। तो 54 नंबर की तरफ आ रहे हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अशोक की धम्म की मूलभूत विशेषताओं में से एक है? कि अशोक ने किन एक चीजों का बात रखा है? ध्यान रखना है कि राजनीतिक एकीकरण, अहिंसा। अच्छा, एक नहीं है, वही तो एक नहीं है, नहीं थी। धम्म बता दे, अशोक ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए धम्म का भी ये किया। धम्म का मतलब है कि बड़ों का आदर करना है। धर्म को ही अपना धम्म माना था, तो धम्म को ही अपना धर्म माना था और उन्होंने अहिंसा की बात की थी, उन्होंने ब्रह्मचर्य का बात किया था, उन्हें धर्मनिरपेक्षता मतलब कि सारे धर्म का आदर करना है, ऐसी भी बातें कही थी। लेकिन उन्होंने राजनीतिक एकीकरण का बात नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने राजनीतिक एकीकरण का बात नहीं किया, इसी कारण से राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध किससे था? तो उलेमा जो होते थे, माना जाता है कि जो इस्लाम जगत के ज्ञानी हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनको कानून का ज्ञान है, उन्हीं को उलेमा कह के पुकारा गया। तो प्रमुख कमांडर नहीं होंगे, ग्राम राजस्व अधिकारी भी नहीं होंगे, डाक अधिकारी भी नहीं होंगे, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री, क्योंकि इनको कानूनों का भी ज्ञान है और ये बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक है। तो उलेमा उन्हीं को जिक्र किया जाता है दिल्ली सल्तनत में, विद्वान और धर्मशास्त्री लोगों को। निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने अपने पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करवाया था? तो ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण में हरियर और बुक्का के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, हरियर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में। हरियर और बुक्का दोनों भाई हैं और इनमें कृष्णदेव राय जो हैं सबसे प्रमुख राजा के तौर पे माने जाते हैं। लेकिन ये देवराय प्रथम के द्वारा जो है शादी कराई जाती है फिरोज शाह बहमनी के शासक से। ठीक है, बहमनी शासक से शादी कराई जाती है। तो देवराय प्रथम हमारे राइट आंसर होंगे, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त के मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी रूप तैनात किया था। तो बता दें कि 1757 में पलासी का युद्ध होता है।
ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और इसी बक्सर के युद्ध के बाद हमें देखने को ये मिलता है कि बंगाल के जो राजा हैं वो हार जाते हैं, और ये राजा हारने के बाद या फिर भारत की जो प्रमुख राजाएं हैं उनके हारने के बाद अंग्रेजों के द्वारा एक संधि की जाती है जिसको इलाहाबाद संधि कह के पुकारा गया है। और इसी इलाहाबाद संधि में बंगाल का दीवानी राइट्स, बंगाल से भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को चले जाता है। और ये इलाहाबाद की संधि कब हुई है? 1765 में हुई है। तो प्लीज़ ध्यान रखना है, बक्सर प्लासी का युद्ध 57, बक्सर का युद्ध 64 और इलाहाबाद का संधि 1765। और इसी में भू राजस्व अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला चुका है दीवानी लेने का राय, ठीक है। अब आते हैं हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वार्षिक अकबर को 1556 में डैश कालोनूर में राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पर आखिरकार राज्याभिषेक हुआ है? माना जाता है बैरम खां, ठीक है। बैरम खां जब ये मात्र 13 वर्ष के थे अकबर, उसके बाद जो है इनको सिंहासन पे बैठाया जा रहा था और बैरम खां ने ये पूरी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लिया था फरवरी 1556 में। और पंजाब वाले एरिया में इनको ये किया गया था, ध्यान रखना है, फरवरी 1556 में। कोई किताबों में 13 फरवरी का भी जिक्र किया गया है। तो 13 फरवरी 1556 में बैरम खां 13 वार्षिक बच्चे को बैठा रहा है पंजाब का में अकबर का राज्य अभिषेक हो रहा है, ठीक है। 1857 में विद्रोह के समय में मुगल शासक का किसका योगदान रहा था? तो बता दें कि 10 मई को मेरठ से ये लड़ाई शुरू होती है, ठीक है। 10 मई को मेरठ से सिपाही विद्रोह शुरू हो रहा है। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी लग रही है। 10 मई को ये शुरुआत हुई। 11 मई को सब कहाँ पहुँचे हैं? बहादुर शाह द्वितीय के पास, जिनको बहादुर शाह जफर कह के भी पुकारा गया। तो अगर बहादुर शाह द्वितीय रहें या बहादुर शाह जफर रहें, दोनों ही राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है इस चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश पर रेलवे लाइन की शुरुआत कब की गई थी? तो बता दें 20 किलोमीटर का एक बॉम्बे से थाने, ये तो सब बच्चों को याद है, 1853 ईस्वी, ठीक है। 1853 ईस्वी जब यहाँ पे डलहौजी हुआ करते थे, उन्हीं के समय में ये देखने को मिला है कि चलाया गया है, ठीक है। और ये हमारा चलता हुआ नजर आता है मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। तो 34 किलोमीटर की ये जर्नी थी, 16 फरवरी या अप्रैल, ठीक है। तो 1853 ध्यान रखना, ठीक है। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया है? तो ये जो हत्या का आरोप है वारिंग हेस्टिंग के ऊपर लगता है, और माना जाता है वारिंग हेस्टिंग ने ही राजा नंद कुमार को मारने का काम किया। उसके बाद इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे और फिर वारिंग हेस्टिंग को यहाँ से हटा भी दिया गया था। तो ध्यान रखना, वारिंग हेस्टिंग इसका राइट आंसर होगा। और वारिंग हेस्टिंग और सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे एलिम्फा। तो इसको जो है कलकत्ता में लाया जाता है 1773 में। बता दो होता क्या है कि 1773 में यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही भ्रष्टाचार कंपनी में बनता है, ठीक है, भ्रष्टाचार जैसे कंपनी में होना शुरू हो जाता है, तो देखने को मिलता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, अधिकारी के पास पैसा है परंतु कंपनी जो है वो लोन में चल रही है। इसी कारण से ब्रिटिश संसद में एक बात चलती है और इस बात पे पहल होती है कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि इनको निगरानी में रखा जाए, कंपनी के जो अधिकारी हैं उनको निगरानी में रखा जाए। और इसी निगरानी के कारण यहाँ पर कानून बनाया जाता है, यहाँ पे एक्ट बनाया जाता है, जिसके तहत यहाँ के कंपनी में जितने भी अधिकारी हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके। इसी कारण से रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट में बात किया जाता है कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय बनेगा, और साथ ही साथ अब आप किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते हैं। अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं तो आपको किसी भी प्रकार का उपहार अपने पास नहीं रखना है, इस प्रकार की बात कही गई। और इसकी जो स्थापना है वो कलकत्ता में की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो कलकत्ता में की जाती है शुरुआती दौर पर, फिर ये धीरे धीरे करके इसको ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर ये दिल्ली आ जाता है। तो ध्यान रखना है 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो कलकत्ता में होती है। वहीं 28 जनवरी, प्लीज़ इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, 28 जनवरी 1950 को ये बदल करके फिर दिल्ली आ जाती है। आज वर्तमान समय में जो हम नई दिल्ली में देख रहे हैं, भारत की राजधानी में जो सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं वो 28 जनवरी 1950 को आ रहा है। उससे पहले ये कलकत्ता में था और सबसे पहले आया है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। 1813 का जो चार्टर अधिनियम है
ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन में अगले कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो बता दें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो चार्टर एक्ट लेकर के आती है, ये चार्टर एक्ट क्या है पहले बता देते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट का बात किया और उसमें हम लोगों ने इस पक्ष को रखा, इस बातों को रखा कि कंपनी में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, कंपनी के अधिकारियों के पास बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने के कारण ये कंपनी बड़ा परेशान है, और इस परेशानी के कारण ये लोग क्या कर रहे हैं, अधिनियम एक्ट लेकर के आ रहे हैं। आगे चल करके ध्यान देना है कि 1773 में पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, और यही बात किया गया कि हर 20 साल में हम इसमें परिवर्तन करेंगे, हर 20 साल में इसमें सुधार किया जाएगा, हर 20 साल में नए नए कानूनें आएंगे। तो याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 1773 पहला रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद आपको हर 20 साल में एक चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा। देखिए 1793 20 साल जैसे होगा, फिर उसके बाद 20 साल आ जाइए तो 1813, फिर 20 साल प्लस करिए तो 1833, फिर 20 साल प्लस करिए 1853, और फिर तो 1857 में लड़ाई ही हो गया। तो चार्टर एक्ट हर 20-20 साल में आया है। वो अलग बात है, कोई संशोधित एक्ट भी बीच में हमको देखने को मिलता है, पिट्स इंडिया, ये सारा कुछ। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर चार्टर का मतलब ही यही था कि हर 20 साल में एक नया नया एक्ट, नया नया अधिनियम आएगा। तो यहाँ पे सवाल हो रहा है 1813 में क्या होता है। 1813 में कंपनी के, ठीक है, कंपनी को भारत में व्यापार का एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला था एलिजाबेथ के द्वारा, इस एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ ये चाय का व्यापार कर सकती थी। ठीक है, चाय का व्यापार कर सकती है, ऐसा एकाधिकार मिल गया, और भारत में इसके व्यापार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। बता ही दिए कि 20-20 साल प्लस होगा, तो इसके जो व्यापार को 20 साल के लिए बढ़ाया जाता है, और फिर 1833 में एक एक्ट देखने को हमको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बढ़ाया गया कितने वर्षों तक, तो 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं 64 नंबर पर। दलित वर्गों को प्रांत और केंद्र विधायी परिषदों की आरक्षित सीटें, बात रखिएगा, आरक्षित सीटें कब मिली, हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य तरीकों से चल रहा था। तो सवाल के ऊपर थोड़ा सा पीछे जाते हैं, और प्लीज़ ये सब कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए कि 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन होता है, विभाजन होता है बंगाल का। ठीक है, विभाजन होता है, और इस विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, और इसी मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पृथक निर्वाचन दिया जाता है। पृथक निर्वाचन का मतलब ये है कि अब मुस्लिम के जितने भी लोग हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन होगा, उनके लिए अलग से सीटें रहेंगी, उनके लिए अलग से चुनाव प्रणाली रहेगा। पृथक निर्वाचन का बात किया गया। अंबेडकर जी भी बड़े हो रहे हैं। अंबेडकर जी ने दलित वर्ग होने के कारण इन्होंने भी बहुत सारी असमानताओं का सामना किया, बहुत सारी असमानताएं उनको झेलनी पड़ी। आप लोग इस चीज़ से बेखूबी वाकिफ होंगे, बहुत सारी असमानताएं इनके द्वारा झेली गई। उसके बाद प्रथम गोलमेल सम्मेलन, ठीक है, प्रथम गोलमेल सम्मेलन, या फिर हम बात करें साइमन कमीशन, जब भारत आता है तभी से अंबेडकर जी के मन में, हृदय में एक बात पनप रहा था कि क्यों ना दलित वर्गों को भी पृथक निर्वाचन के घेरे में डाला जाए, उनको भी पृथक निर्वाचन मिल जाए। तो ऐसी बातें जो हैं अंबेडकर जी कह रहे थे। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर पृथक निर्वाचन का ये तो बात कह रहे हैं, लेकिन गांधी जी इनसे नहीं खुश हैं, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लग रहा है कि अगर दलित को पृथक निर्वाचन मिलता है तो ये आगे जा करके बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। धीरे धीरे करके जो ये वर्ग है, जो दलित वर्ग है, वो हमसे पीछे हट जाएंगे। इसी कारण से हमें क्या देखने को मिलता है कि वो पृथक निर्वाचन के से खुश नहीं थे। और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कि गांधी और अंबेडकर जी के बीच में थोड़े वाद विवाद हुए। गांधी और अंबेडकर जी का यहाँ विवाद देखने को मिलता है, और उसके बाद गांधी जी यही बात को कहें कि सुनो अंबेडकर, हम तुम्हें आरक्षित सीट दे रहे हैं, लेकिन मतदान समान निर्वाचन पे होगा, पृथक पे नहीं होगा, दलित वर्ग अलग नहीं होंगे। और ये जो समझौता किया जाता है वो किया जाता है सितंबर 1932।
कहीं कहीं कॉपी में किताबों में 24 सितंबर का भी जिक्र किया गया है, लेकिन ध्यान रखना है 24 सितंबर या सितंबर 1932, और इसी को हम लोग पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। और बचपन से लेकर आज तक आप पूना समझौता के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। अब आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था? तो बता दें कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की तो अगर बनाए हैं कोई, तो हमारे गांधी जी के राजनैतिक गुरु, ठीक है, पता ही होगा कौन है गांधी जी के राजनीतिक गुरु। साथ ही साथ ये एक राष्ट्रवादी संगठन है जहां पर राष्ट्रवाद की बातें की जाएंगी, जहां अंग्रेजों को समझाने का कार्य किया जाएगा। ये सारे चीजें यहाँ पे चलेगी। और ये जो संगठन बन रही है ये 1905 में बन रही है। ध्यान रखना, ये जो संगठन बन रही है 1905 में बन रही है, और इसको बनाने वाले हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी किनके कहने पर 1 साल 15 से आने के बाद भारत पे भ्रमण करते हैं, तो उनके ही राजनीतिक गुरु हैं। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हीं के द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है 1905 में। और ये कुछ और नहीं बल्कि ये राष्ट्रवादी विचारधारा है, ठीक है। आते हैं 66 नंबर के तरफ। 66वां नंबर सवाल क्या है? बिहार दिवस 2025 का मुख्य थीम क्या था? तो इसका जो मुख्य थीम है बिहार दिवस का कि जियो जय बिहार, और इसका जो उद्देश्य है वो उन्नत बिहार और विकसित बिहार इसका थीम था इस बारी, कि बिहार भी बहुत उन्नति करे, बिहार भी बहुत विकसित करे। हालांकि बहुत विकास हम लोगों के हृदय में हो रहा है, हम लोग कुछ अच्छा ही करेंगे बिहार में, ये भी हम लोग एक सपना संजो करके आगे बढ़ रहे हैं। आते हैं पीएम विश्वकर्मा और नेशनल SC ST हब मेगा कॉन्वेंशन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो बोध गया में किया गया है। बिहार की ही मिट्टी बोध गया, जहाँ बुद्ध को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि इसका आयोजन भी किया गया है। आते हैं शेरशाह सूरी मकबरा किस जिले में अवस्थित है? शेरशाह सूरी मकबरा के बारे में समझिए। मकबरा क्या होता है? जहाँ पर उनको रखा गया। बहुत सारे लोग अभी भी जाते हैं मनोकामना मांगने के लिए इन सारे जगहों पर। तो ये जो है हमारे सासाराम रोहतास जिला, वहीं पे हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। राजगीर नृत्य महोत्सव किस महीने आयोजित होता है? जो बच्चे राजगीर के आसपास होंगे उनका तो कभी भी गलत नहीं होगा कि ये दिसंबर के महीने में आयोजित होता है। ध्यान रखना है, राजगीर नृत्य महोत्सव जो है दिसंबर के महीने में आयोजित होता है। 17वां नंबर और आखिरी सवाल जो है, और हाल में ही चर्चित पीरपैंती थर्मल प्लांट। पीरपैंती बता दें, पीरपैंती जो है वो एक जगह का नाम है, और ये जगह जो जगह है वो भागलपुर जिले में आता है। तो यहीं पे एक थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की गई है, और पीरपैंती नाम कुछ अलग नहीं है, पीरपैंती भागलपुर का एक जगह है, तो इसी कारण से ये भागलपुर इसका राइट आंसर होगा पीरपैंती का। 71 नंबर से साइंस का सवाल है, और इन सारे सवालों को मनोज सर हमारे लेकर के चलेंगे। थैंक यू यहाँ तक जुड़ने के लिए। यही है सफलता वादा का, यही है ऊंची उड़ान। और 71 से मनोज सर के साथ साइंस और मैथ के कुछ सवालों को हम लोग देखेंगे। थैंक यू, मेरे साथ इतना ही था। आगे के सेट में भी हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आप सभी का स्वागत है आज के इस ऊंची उड़ान के सफलता सीरीज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार SI का सेट नंबर 36 के बारे में। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। साइंस का पहला क्वेश्चन हो जाता है प्रकाश की गति होती है। प्रकाश की गति अगर बात करें तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ प्रकाश की गति दिया हुआ है, तो प्रकाश की गति ये सब नहीं है, ठीक है। प्रकाश की गति में यहाँ का अंक बदलेगा, लेकिन 10 पे पावर जो 8 है उससे सेम रहने वाला है, ठीक है। 3 सब पे किसी पे भी 10 का पावर 8 नहीं है, तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाता है 3 × 10 to the power 8। ये क्या है? तो प्रकाश की गति है। लेकिन ये किस में है? तो ये निर्वात में है। निर्वात जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता, निर्वात वाला स्थान, वहाँ पे प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 to the power कितना? तो होता है 8। अगर बात करें कांच में, कई बार पूछ देता है कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10 पे पावर कितना होगा? 8 हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है। और वहीं पूछ दे कि प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? तो हीरा में होती है।
ऐसा क्यों होता है? तो जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, जिस वस्तु का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, उसमें प्रकाश की चाल उतना ही धीमी हो जाती है। तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हीरे में प्रकाश की चाल होती है वो सबसे धीमा हो जाती है। तो हीरे में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? तो हीरे में जो प्रकाश की चाल है वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाता है कितना? तो 1.25 इंटू दी 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ये किसमें? तो ये हीरा में, ठीक है, हीरा में प्रकाश की चाल हो जाती है 1.25 इंटू दी पावर 10⁸। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बउआ कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो जो साबुन में पतले झाग का चमकदार रंगों में बनना, देखो साबुन में बनता है, और जो तेल होता है, पानी के ऊपर तेल छिड़क दिया जाए तो उसमें भी ये वाली घटना देखने को मिलती है। तेल में ये घटना को देखने को मिलती है। कौन सा? तो साबुन के जो पतले झाग में रंगीन टाइप का जो दिखता है, झलकता है, झिलमिलाता है, वो किसके कारण होता है? तो बहुलित परावर्तन। बहुत अलग परावर्तन कई बार होता रहता है, बहुत बार होता है, इसलिए उसमें बहुलित परावर्तन हो जाएगा। व्यतिकरण होता है, जो झिलमिलाहट कई रंगों में दिखता है वो व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण कभी स्पेशल किसी वीडियो में हम लोग साइंस का कवर करेंगे तो उसमें बढ़िया से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की, अति चालकता का लक्षण है। यहाँ पे कंफ्यूजन कर देता है क्वेश्चन। अति चालकता का लक्षण है तो यहाँ पे शून्य पारगम्यता होगा। किसके संबंध में? चुंबक के संबंध में। चुंबक के संबंध में होता है ये शून्य पारगम्यता, ठीक है। अति चालकता का लक्षण क्या है? शून्य पारगम्यता। लेकिन कई बार पूछ देता है यहाँ पे क्या पूछ देगा? अति चालकता का लक्षण शून्य पारगम्यता नहीं दिया रहेगा, शून्य प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता तो वो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोधकता दिया रहेगा, प्रतिरोधकता। जहाँ पे प्रतिरोध शून्य हो वहाँ पे चाल सबसे तेज होगी, ठीक है, चाल सबसे तेज होगी। तो यहाँ पे शून्य प्रतिरोधकता भी सही हो जाएगा और शून्य पारगम्यता भी सही है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि अनंत पारगम्यता होगा, यहाँ पे इसलिए लग रहा है ना कि अनंत पारगम्यता इसलिए लगता है क्योंकि अति चालकता की बात की जा रही है। जहाँ शून्य प्रतिरोध हो वहाँ पे अनंत पारगम्यता होगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ नियम बनाए गए हैं, उसके अनुसार ये नहीं होता है, शून्य पारगम्यता ही होता है। और यही एसएससी के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा सही आंसर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं। यदि 100 वाट का बल्ब 100 वाट का बल्ब 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान कितना है? तो देखिए 100 वाट 10 बल्ब कितना हो जाएगा? 100 वाट का 10 बल्ब 1 घंटा प्रतिदिन जल रहे हैं तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1000 वाट। 1000 वाट, इसको गुणा करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा। इसको किलोवाट में हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 किलोवाट, यानी कि 1 यूनिट। तो इतना सब मिलके 1 यूनिट खर्च होगा हमारा बिजली। ऑप्शन ये सही हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में होता है? देखिएगा यहाँ पे मंदक के रूप में होता है। मंदक के रूप में क्या होता है? तो भारी जल का प्रयोग होता है। बोरान की छड़, कैडमियम और बोरान की छड़, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। बोरान की छड़ और कैडमियम और बोरान की छड़ ये किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये देखिए यहाँ पे तो ये रिएक्टरों में भारी जल के मंदक के रूप में होता है, लेकिन ये नियंत्रक के रूप में होता है। नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन और कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। वहीं मंदक की बात करें तो ग्रेफाइट और D2O का प्रयोग होता है, ठीक है, ग्रेफाइट और D2O का, यानी कि भारी जल का। आगे बात कर लेते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो 88 दिन में कौन सा लगाता है? तो ये हो जाता है बुध।
बुध लगाता है, शुक्र 225 दिन में लगा देता है, मंगल लगभग 687 दिन में लगाता है, शनि 29 वर्ष लगभग लग जाता है इसको 29 वर्ष 29 दशमलव समथिंग वर्ष लग जाता है शनि को अपनी परिक्रमा पूरा करने के लिए। लेकिन सबसे तेज 88 दिन में बुध परिक्रमा कर लेता है सूर्य का। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे की तो नेपच्यून की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें 2-3 लोगों का नाम आता है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों का नाम नहीं है, गैले का है, तो गैले सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून की खोज गैले ने किया था। गैलीलियो ने ठीक है आकाशीय दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, दूरबीन की खोज तो दूसरे ने किया था, लेकिन आधुनिक दूरबीन की बात करें तो वो गैलीलियो ने की थी। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था, ग्रहों की गति का, और न्यूटन ने गति का नियम दिया था और गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ठीक है, गति का और गुरुत्वाकर्षण का किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार क्या दे रहा है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने डॉट डॉट की खोज की थी। तो किसकी खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, तो डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। अब पूछ रहा है टेलीफोन की खोज किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। और हवाई जहाज की खोज किसने की थी, तो राइट बंधु ठीक है, राइट बंधु ठीक है, ये दोनों भाई मिलके क्या किया था, तो हवाई जहाज का खोज किया था कब, तो 1930 ईस्वी में। अब सेफ्टी लैंप की बात करें तो हेम्फ्री डेवी का नाम आता है, उन्होंने सेफ्टी लैंप की खोज की था। अब बात कर लेते हैं पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। तो गैसों की ये क्या कह रहा है, पदार्थ की वह अवस्था के बारे में पूछ रहा है जो निम्न तापमान पे प्राप्त किया जाता है। मतलब क्या कहते हैं, अंतिम तापमान, मतलब उससे नीचे कोई तापमान ही ना हो, वो वाली तापमान। ठीक है, निम्न तापमान पे पदार्थ की कौन सी अवस्था प्राप्त की जाती है, तो बोस-आइंस्टाइन कंडक्टिविटी, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था हो जाती है। 5वीं अवस्था। पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं हैं, तो 5 है। पहला हो जाता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा हो जाता है प्लाज्मा। ठीक है, ये वाला चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन है। इसको अत्यंत कम तापमान पे प्राप्त किया जाता है और इसको उच्चतम तापमान पे, ध्यान रखिएगा, उच्चतम तापमान पे प्राप्त किया जाता है प्लाज्मा को, जो सूर्य और तारे में अक्सर पाया जाता है। बिजली कड़कती है तो उसमें भी पाया जाता है, बिजली में भी प्लाज्मा देखने को मिलता है, सूर्य तारे इनमें प्लाज्मा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चौथी अवस्था है, ये 5वीं अवस्था है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं। यानी टोटल कितनी अवस्था है पदार्थ की, तो 5 हो जाती है। हवा एक है, हवा क्या है, तो हवा एक मिश्रण हो जाता है। ठीक है, शुद्ध मिश्रण है। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में, क्या कह रहा है, तो फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो फास्फोरस का कितना होता है बउआ, तो फास्फोरस का होता है 15, फास्फोरस का 15 होता है। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें तो मैग्नीशियम का कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, इसका 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है और इसका क्लोरीन का 17 होता है, 17। तो फास्फोरस की तुलना में अधिक किसका परमाणु संख्या है, तो ये किसका है, क्लोरीन का है। ठीक है, क्लोरीन का ठीक है, क्लोरीन का कितना है, 17 है। मैग्नीशियम का कितना है, तो 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है और सिलिकॉन का 14 होता है, क्लोरीन का 17 और फास्फोरस का 15। तो 15 से ज्यादा कौन है, क्लोरीन है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन की एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 ही होता है, 6 ही होता है। कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो ध्यान रखना, जो परमाणु का द्रव्यमान होता है,
जो द्रव्यमान होता है ना, वो क्या होता है, वो प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो द्रव्यमान संख्या होती है। तो अब अगर देखो द्रव्यमान कितना है, 12 है। यहाँ पे दिया है प्रोटॉन 6 है और पूछ रहा है न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 12, तो 6 और क्या प्लस करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 6, यानी कि हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, संभारकों में होता है संभारक में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान समान होता है और परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न होता है। तो देख लेना, जिसमें परमाणु भार समान हो, ठीक है, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, वो संभारक होता है। और जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो, वो क्या होगा, समस्थानिक होगा, समस्थानिक। लेकिन यहाँ संभारिक पूछा है, तो क्या हो जाएगा, संभारिक कौन सा हो जाता है, समान भार संख्या है किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। यही समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल, क्या बोल रहा है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन है। तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम, देखो 1 ग्राम का जीवन काल क्या कह रहा है, 70 दिन। ठीक है, सॉरी, 1 ग्राम का क्या कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, ठीक है, तो 1 ग्राम में से हम आधा ग्राम इसको करेंगे यानी 0.5 ग्राम, तो ये कितने दिन में होगा, 70 दिन में। अब इसमें से आधा करेंगे, इसका भी आधा, कितना, आधा जीवन काल, तो 0.5 का आधा कितना हो जाएगा, 0.25 ग्राम, इतना ही हो जाएगा ना। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। ये कितने दिन में, 70 दिन में इसमें भी लगते हैं। तो जब 1 ग्राम से 0.25 ग्राम तक आते आते टोटल कितने दिन लग गए, 70 140। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 140 दिन। अब देख लेते हैं जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे। तो जापान पे 2 बम गिराए गए थे, एक था लिटिल बॉय और एक था फैटमैन। लिटिल बॉय 6 अगस्त को कहाँ पे गिराया गया था, तो हिरोशिमा में गिराया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया था लिटिल बॉय को। लेकिन फैटमैन को 9 अगस्त 1945। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा में नहीं, ये नागासाकी में गिराया गया था, नागासाकी में। ठीक है, नागासाकी में गिराया गया था। किसको, फैटमैन को। कई बार पूछ देता है भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था। 2 बार भारत ने परमाणु परीक्षण किया। एक 18 मई कितना, तो 1974 में परमाणु परीक्षण किया था। और दूसरा 11 से 13 मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। यहाँ 2 बार किया था, 11 और 13 मई को। ठीक है, तो भारत के बारे में अगर पूछे तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 और दूसरा 11 और 13 मई 1998 को। ठीक है, लिटिल बॉय। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, इसका नाम था, इसका ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा और इसका ऑपरेशन देवी शक्ति करके कोई था, शक्ति पावर से ही रिलेटेड था, ऑपरेशन शक्ति ही था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा नहीं था, ऑपरेशन शक्ति था, ध्यान रखिएगा इस बात को। बहुत लोग को लगता है ऑपरेशन इसका स्माइलिंग बुद्धा ही होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कोशिका के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा सही नहीं हो जाता है। तो कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, तो ये तो सही बात हो जाता है। हर कोशिका का कोई ना कोई विशिष्ट कार्य होता है। हड्डी की कोशिका का अलग कार्य है, मांसपेशियों की कोशिका का अलग कार्य है। ठीक है, जो हृदय की धड़कन जो है, जो गुर्दा है, उसके मांसपेशियों का अलग काम है, उसकी कोशिकाओं का अलग काम है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। ठीक है, बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं के निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी बात है। एक समय के बाद ये अपनी क्षमताएं खो देती हैं, तब कोशिकाओं का विभाजन नहीं करती है, तो इंसान की
बुढ़ापा आ जाता है और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान होती है, ये गलत है। सभी देह कोशिकाओं में एक ही प्रकार की कोशिका नहीं विद्यमान होती है। अब देखिए हड्डी में अलग होगा, ठीक है, मांसपेशियों में अलग होगा, और जो अंदरूनी अंग और भी हैं उसमें अलग अलग होगा, अलग अलग टाइप के कोशिका पाए जाएंगे, सब सेम नहीं होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है वायरस के कारण। जंतुओं में फुट और माउथ रोग वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रेड बनाने में, यहाँ क्या दे रहा है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर जो है, खमीर क्या है? तो खमीर क्या हो जाता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक, यहाँ पर रहेगा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही हो जाता है, और इससे स्वादिष्ट बना देता है। ये अंतिम उत्पाद यही होता है, ठीक है। खमीर क्या करता है? तो ये ब्रेड को स्वादिष्ट बना देता है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। आगे की बात कर लेते हैं, तो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन है? तो वुल्फिया है। सबसे छोटा वाला पौधा यहाँ पे वुल्फिया हो जाता है, वुल्फिया, ठीक है। अगर बात कर ले एंजोला, ये फर्न है, इसमें फूल नहीं होते हैं, फर्न है ये, इसमें फूल देखने को नहीं मिलेगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो ठीक है, किसका किया जाता है? तो देखो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही पौधे लेते हैं, यही लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे। जब फोटोसिंथेसिस का फार्मूला आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे CO2 देगा, 6 CO2, ये सब जल का भी कुछ मात्रा उसमें रहेगा, और उत्पाद के रूप में 6 गो अणु देते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। लेकिन ये तो ग्रहण, इनका खाद्य का भंडारण यही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही वो पौधे लेते हैं, और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑप्शन एक हमारा ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा पायरुबिक के व्यवधान को पोषित करता है? तो क्या हो जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2 H2O और ऊर्जा में पायरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी, निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी क्या है? तो जीव और वातावरण के बीच जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। पारिस्थितिकी है वो किसके बारे में? तो जीव और वातावरण के संबंध के बीच का अध्ययन है। जीव में सब आ जाएंगे। किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो हमारा देश जो भारत है, तो भारत में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, ये कई बार SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग के कांस्टेबल में भी और SI में भी ये देखने को मिलता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर हो जाता है, ठीक है। कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। ये ब्लैक एंड वाइट ही होता है, ओके, कलर ये नहीं होता है, लेकिन सबसे तेज प्रिंटर ये हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग जो होता है वो किस लिए होता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए ही क्या होता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ देखें बच्चों को सिखाने हुए हेतु ये लोगो भाषा, लोगो, ठीक है, LOGO, लोगो भाषा जो होता है उसमें बच्चों को सिखाने हेतु प्रयोग होता है। वाणिज्यिक कार्य के लिए कोबोल, कोबोल भाषा का, और वैज्ञानिक कार्य के लिए फोर्ट्रॉन भाषा जो होता है वो होता है। फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक कार्य के लिए, वाणिज्यिक कार्य के लिए कोबोल, बच्चों को सिखाने के लिए लोगो भाषा का, और प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब आ गया हम लोग का मैथ। 3 अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण
3 अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण होता है जिसका माप क्रमशः इतना इतना और इतना लीटर होता है। सभी विभिन्न मात्राओं को सटीक रूप से मापने के लिए आवश्यक सबसे बड़ा माप क्या है? तो इनका एचसीएफ निकालिएगा ना तो वही हो जाता है आंसर। एचसीएफ निकालने के लिए सिंपल बोल रहा है, तो एचसीएफ तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। कौन सा है? और नहीं तो सिंपल तरीका एक और है, ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, उससे देखेंगे कि क्या ये सभी संख्याएं कट जा रही हैं। अगर कट जा रही हैं तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 41 है। तो 41 से ये काटे तो पहला वाला ही नहीं कटेगा, ठीक है। 41 से पहला वाला ही नहीं कटेगा, तो 41 हटा ही दीजिए। दूसरा सबसे बड़ा 32 है, 32 है, ठीक है। तो 32 से काटे तो हो जाएगा क्या? देख लेते हैं। 32 से काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 8 और 3 बचेगा। तो फिर से 32 से काटते हैं तो 32 दूनी 64, 32 तिया 96 हो जाता, नहीं कटेगा, ठीक है। तो 32 भी नहीं है, 32 भी गलत हो जाता है। कहाँ गया? ये भी गलत है। अब देख लेते हैं 31, 31 से कट जाएगा क्या? हाँ 31 से ही कटेगा, ठीक है। 31 यहाँ पे 31 से 40 काटेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, फिर 3, 31 से 93 तो कट ही जाएगा 3 बार में। ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 31 से, तो हमारा सही ऑप्शन यही हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है, नहीं तो एचसीएफ निकाल के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। मानचित्र जब देखिएगा ना तो वो तो ब्लैक बोर्ड पे समझो इतना बड़ा है, इसने पूरी दुनिया दिखाना है, ठीक है। एक मानचित्र है, मानचित्र में जो दर्शाया गया रहता है ना दूरी, वो कहीं ना कहीं एक खंड में उसका रेशियो दे दिया रहता है कि आप अगर 5 सेंटीमीटर नापिएगा तो कितने के बराबर रहेगा, तो इस मतलब वो रेशियो दिया रहेगा, जैसे एक संबंधी इतना के बराबर, ठीक है। यानी उसमें एक पॉइंट इतने के बराबर रहेगा, इतने सेंटीमीटर के बराबर, है ना, उस टाइप का दिया रहता। तो एक मानचित्र में, मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, क्या है? तो 5 सेंटीमीटर है। मानचित्र का पैमाना क्या है? तो एक संबंधी 4 लाख है। उन दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी किलोमीटर में, किलोमीटर में कितना होगा? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे। 40 को ये 4 पे कितना जीरो है? 5 जीरो है। इसको जब हम किससे 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौको 20, यानी इस पे 6 जीरो, 2 पे 6 जीरो हो जाएगा, हो गया ना। अब इसको हमको किलोमीटर में बदलना है, ये है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, इसको किलोमीटर में बदलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, फिर इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से करेंगे, इससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो नीचे 5 गो शून्य है तो इस ऊपर वाला 5 गो शून्य कट गया, बचा कितना? 20, ये किलोमीटर हो गया, यही हमारा किलोमीटर हो गया। ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी एक्स वाई एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बहुत ईजी है, दोनों को जोड़ देंगे बस, सिंपल। 1/5 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा? 5 चौको 4 प्लस 1 5, यानी 5/20, यानी कि 4 दिन, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन में, एकदम इजी क्वेश्चन है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 हो जाता है। किसी संख्या का 5/8, कोई संख्या है, कोई संख्या है x मान लेते हैं, उसका 5/8 का 60% का 40% कितना है? तो 339 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x निकालना है। कट कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कच गया, 5 से ये 20 बार में, ठीक है, 20 बार में। अब देखो ये 3, ये 4, 3 से इसको काटेंगे 1 1 3, ठीक है, ये हो गया, है ना। ये 4 से ये 4 कटे, 3 से तो 3 कटिए गया। अब 20 से इसमें गुणा कर देते हैं, 0, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 2260, 2260 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत आसान है। यही इतना ही में आप कट कर दोगे तो आ जाएगा। 20 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा विज्ञान की परीक्षा
देती है। ठीक है, इस कह रहा है 20 गो विद्यार्थी है जो विज्ञान की परीक्षा देता है। 8 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। 20 गो में से 8 का औसत कितना है, तो 60 है। ठीक है, और शेष विद्यार्थी 20 में से 8 घटे बचा 12, शेष 12 बचा। क्या कह रहा है, शेष विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 40 है। तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक ज्ञात करना है, तो दोनों को गुणा करके जोड़ देते हैं। 8 छक्के 48, 480 इसका हो गया, 12 चौका 48, 480 इसका हो गया। यानी कि कितना हो गया, 480 480 यानी कि 48 दूनी 96, इतना हो गया 960। अब टोटल विद्यार्थियों का औसत निकालना है, तो टोटल विद्यार्थी 20 हैं। अब इसको कट कर दो, 2 से 48 ही आ जाएगा। तो सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हमारा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।